हेलो दोस्तों, आज हम विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया चंदन के वन के 5वें खंड को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है वाग्मी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्र नाथ शर्मा। हमारी संस्कृति की मान्यता है कि युद्ध करते करते मृत्यु का वरण करने वाले योद्धा को वीरगति प्राप्त होती है। इसी न्याय से व्याख्यान देते देते ब्रेन हैमरेज के घातक वार को झेलकर संज्ञा शून्य एवं कुछ घंटों बाद ही दिवंगत हो गए आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की मृत्यु को भी विद्व वीर गति से मिलती जुलती किसी संज्ञा से संबोधित करना मैं उपयुक्त मानता हूँ। भले ही इस वास्योपनिषद की मंगल कामना के अनुसार 100 वर्षों तक जीवित न रह पाए हो, किंतु आजीवन सारस्वत कर्म करते हुए ही वे जिए और मरे। एक एक मिनट का सदुपयोग करने की उनकी कला का मैं कायल रहा हूँ। मैंने देखा कि भुवनेश्वर स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे बैठे भी वे अपनी पुस्तक का प्रूफ देख रहे थे। ऐसी ही थी उनकी कर्मनिष्ठ और इसी की प्रेरणा वे अपने स्नेह भजनों को भी देते रहते थे। 5 या 6 जनवरी को मुझे उनका एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था, अभी शैक्षणिक राजनैतिक क्या सक्रियता है। आप तो कर्मठ तथा कार्यनिरत रहने वाले व्यक्ति हैं। सारस्वत साधना चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अहरह विद्या मुपासित उनके तेजस्वी जीवन का शीघ्र ही पटाक्षेप होने वाला है। इसका अनुमान मैं उस समय कैसे कर सकता था, खासकर जबकि उन्होंने उसी पत्र में इस वर्ष तुलसी जयंती पर कलकत्ते आने का आश्वासन भी दिया हो। 18 जनवरी को जब मैंने उनकी आकस्मिक मृत्यु का पीड़ादायक समाचार सुना, तो उसी पत्र में लिखी उनकी एक पंक्ति कौंधकर मुझे और कातर बना गई। जीवन में जिन लोगों से स्नेह मिला, उनमें आप अनन्यतम हैं। दाता होते हुए भी छोटों का मान रखने के लिए वे ग्रहिता की भूमिका में नजर आते थे। यह पंक्ति इसी सत्य की निर्देशिका है। मेरी आंखों के सामने उमड़ते आ रहे हैं वे प्रसंग, जिनके कारण मैं उनका अधिकाधिक स्नेहभाजन बनता चला गया था। विद्वता के साथ वाग्मिता का योग दुर्लभ है। प्रचलित धारणा है कि प्राध्यापकगण अच्छे वक्ता भी होते हैं। सच्चाई यह है कि जिस तरह अधिकांश व्यक्ति स्नानागार में गुनगुना लेते हैं, उसी तरह अधिकांश अध्यापक अपनी कक्षाओं में तैयार किए हुए विषयों पर बोल लेते हैं। सामान्यतः अध्यापकों की ही नहीं, बहुत से विद्वानों की भी घिघी बच जाती है विद्वत गोष्ठियों में बोलते समय। इसके विपरीत बहुत से ऐसे सभा चतुर भी होते हैं जो धड़ल्ले से बोलने की अपनी क्षमता के कारण अपनी असाधारण जानकारी को भी सामान्य श्रोताओं में से भुनाने में सफल होते हैं। भले ही विद्वजन उनकी शब्द झरी वाग्वैखरी से प्रभावित ना होते हों। अपने वैदुष्य और वक्तृत्व दोनों से विज्ञ श्रोताओं को भी तृप्त करने वाले अध्यापक बिरले ही होते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के इसी वैशिष्ट्य ने अपनी पहली ही छाप मुझ पर इतनी गहरी छोड़ी कि मैं उनका वंशवत हो गया। 1 से 10 अक्टूबर 1961 तक दिल्ली में अखिल भारतीय हिंदी प्राध्यापक संगोष्ठी हुई थी। उसमें शर्मा जी विद्यापति पर बोले थे। हिंदी के शीर्षस्थ विद्वानों के बीच पूर्ण अधिकार और मर्यादा के साथ शर्मा जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उन दिनों वे बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष थे। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि उस गोष्ठी में बिहार के गौरव को शर्मा जी ने ही प्रतिष्ठित किया था। हम लोगों को एक ही आवास में ठहराया गया था, अतः उनसे मेरा परिचय तो हो ही गया था, किंतु अंतर्गता होने में भी देर थी। उसी वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कलकत्ते में भारतीय हिंदी परिषद का अधिवेशन हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष श्रद्धेय कल्याणमल जी लोढ़ा ने मुझे उनकी स्वागत समिति का प्रबंध मंत्री मनोनीत किया था।
उस अधिवेशन में शर्मा जी सपत्नीक पधारे थे। हम लोगों ने उन्हें अच्छी जगह ठहराया था। अधिवेशन की प्रबंध व्यवस्था से शर्मा जी तथा अन्य विद्वान भी संतुष्ट होकर लौटे। लोढ़ा जी तो शर्मा जी के अभिन्न हृदय मित्र बन ही गए। मेरे प्रति भी शर्मा जी का सद्भाव बढ़ा। उस अधिवेशन की कई गोष्ठियों में शर्मा जी ने प्रभावशाली व्याख्यान देते हुए उसके प्रति मेरा आदर भाव और बढ़ा, किंतु वह रेल पेल में इतना समय नहीं था कि जमकर उनसे बातचीत कर पाता। हम लोगों में वास्तविक हृदयता हुई अगस्त 1964 की केरल यात्रा में। चंद्रहासन जी ने एर्नाकुलम में सप्ताहव्यापी अखिल भारतीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया था। शर्मा जी, लोढ़ा जी और मैं, हम तीनों कलकत्ते में साथ साथ ही गए। उसी यात्रा में वे मेरे बड़े भाई बन गए। इस संबंध को बांग्ला का स्पर्श देकर मैं उन्हें दादा पुकारने लगा और वे स्नेहपूर्वक मुझे भैया जी कहने लगे। असल में लोढ़ा जी मुझे प्रेम से भैया जी कहा करते थे, अतः मैं शर्मा जी के लिए भैया जी हो गया। यह पूरी यात्रा रसमयी रही। एर्नाकुलम की गोष्ठी में हम तीनों के व्याख्यानों को सुयश मिला। चंद्रहासन जी और विश्वनाथ अय्यर जी ने हम लोगों को बहुत स्नेह सम्मान दिया। तिरुअनंतपुरम और कन्याकुमारी के मंदिरों में दर्शन करने के लिए केवल धोती पहनकर ही भीतर जाया जा सकता है। मुझे तो इसमें कोई असुविधा नहीं हुई, किंतु लोढ़ा जी और शर्मा जी दोनों यह प्रथा थोड़ी अटपटी लगी। असल में लोढ़ा जी की तरह शर्मा जी भी राजसी रुचि के थे। आवास व्यवस्था, वेशभूषा, भोजन, यात्रा, इन सब में एक विशिष्ट स्तर का निर्वाह लोढ़ा जी के सदृश उनके लिए अनिवार्य था। हिंदी के प्राध्यापकों में इतने सजे धजे, चुस्त दुरुस्त अथवा पटु और व्यवस्था प्रिय व्यक्ति कम ही पाए जाते थे। स्वभावतः लोढ़ा जी और शर्मा जी में गहरा सौहार्द था। मुझे दोनों का आंतरिक स्नेह मिला, यह मेरा परम सौभाग्य है। उस यात्रा से लौटकर मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें पत्र लिखा था। तुरंत उनका उत्तर आया, वस्तुतः केरल की यात्रा के आनंद का श्रेय बहुत कुछ आपको ही है। आप ऐसे आनंद मूर्ति हैं कि जहाँ रहेंगे वहीं आनंद बिखेरते रहेंगे। छोटों को श्रेय देकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। शर्मा जी का वही बड़प्पन इन पंक्तियों में झलक रहा है। शर्मा जी की प्रबल इच्छा थी कि मैं शीघ्रातिशीघ्र शोध कार्य पूरा कर डॉक्टर बन जाऊं। मेरा स्वभाव ऐसा विचित्र है कि एक छोटा सा लेख लिखने के लिए मैं पुस्तक लिखने जैसी तैयारी करता हूं। अतः शोध प्रबंध को परिपूर्ण बनाने के फेर में मैं सामग्री संकलन, टिप्पणी लेखन आदि में ही कई वर्ष बिता चुका था। शर्मा जी मेरी इस प्रवृत्ति से अप्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि आज की प्रतिस्पर्धा के युग में पहले डॉक्टरेट पा लेना चाहिए और फिर शोध प्रबंध को परिपूर्ण बनाते रहना चाहिए। उन्होंने मुझसे तगादे पर तगादे किए। लोढ़ा जी को भी लिखा। उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैंने भाई लोढ़ा जी के पत्र में आपके शोध की जिज्ञासा की थी। 1965 में आपको डॉक्टर होना ही है। काली पूजा की धूमधाम तो बीत गई, अब आप सरस्वती पूजा में सर्वात्मना लग जाएं और जैसा मैंने कहा था प्रत्येक पक्ष की प्रगति की सूचना मुझे भेज दिया करें। मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करूंगा। लगन से ही कोई काम होता है और इसे कर लेना ही नहीं, अविलंब कर लेना आवश्यक है। पर 1965 बीत गया और मेरा शोध कार्य पूरा नहीं हुआ। 1966 को 9 वर्ष की मंगल कामनाएं भेजते हुए उन्होंने लिखा, आपको डॉक्टर कहकर संबोधित करने की मेरी कामना कब पूरी होगी? 65 तो निकल गया, इस 9 वर्ष में तो उसे पूरी कीजिए।
1966-67 भी निकल गए और मेरा शोध कार्य जहाँ का तहाँ ही रह गया। अपार धैर्य के साथ शर्मा जी ने 68 की मंगल कामना देते हुए लिखा, आप इस वर्ष PhD कर लें। थोड़े संकल्प की आवश्यकता है, दादा की बात न टालिए। 68, 69, 70 भी निकल गए। शर्मा जी ने अब भी हार नहीं मानी। 1971 के लिए फिर लिखा उन्होंने, आप स्वस्थ प्रसन्न रहकर इस वर्ष में डॉक्टरेट कर लें। इसकी प्रेरणा परमात्मा आपके हृदय भर दे और प्रवंचों के बीच एक यह कार्य भी सिद्ध होता जाता तो आपके दादा की इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन मैं ऐसा निकम्मा निकला कि दादा की इच्छा पूरी नहीं कर सका। उनकी स्नेह भरी आँखों में मैं बहुत से डॉक्टरों के अधिक योग्य था, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि प्रोन्नति आदि के प्रश्न पर योग्यता की जांच उपाधियों के आधार पर ही की जाती है। उसके चलते मेरा अनिष्ट न हो इसकी उन्हें आंतरिक चिंता थी। एक बार वे कलकत्ते आए हुए थे। गपशप के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, भैया जी, आपने राम साहित्य पर इतना काम किया है तो सीता जी वाली एक कहानी भी पढ़ी होगी। मैं ठीक समझा नहीं। मैंने पूछा, कौन सी कहानी दादा? वे बोले, सीता जी जब किष्किंधा गई तो उनकी सुंदरता की धूम मच गई बंदरियों के बीच। कोई उनके कमल मुख की प्रशंसा करती, कोई उनकी नासिका की, कोई उनके पतले बिंब फल के सदृश अरुण अधरों के गुण गाती, कोई उनके कमल सदृश नेत्रों की। एक वृद्धा वानरी आई, वह उन लोगों की बातें सुनकर तन गई। बोली, हाँ हाँ, ये सब अंग होंगे ऐसे, किंतु बताओ उनके पूंछ भी हैं। सबको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, उनके पूंछ तो नहीं। इस पर वह तमक्कर बोली, पूंछ के बिना ये सब अंग तुच्छ है। जबरदस्त कहों के बीच दादा ने यह श्लोक सुनाया और फिर कहा, भैया जी समझ लीजिए, आप जितने भी विद्वान हो, जितना अच्छा बोलते हो, लेकिन यदि PhD, D.Litt की पूंछ नहीं लगी तो वह सब तुच्छ है। उनकी यह हार्दिक हितेच्छा केवल मेरे प्रति थी, ऐसा भी नहीं था। जिसको वे अपना मान लेते थे उसके अभ्युदय के प्रति वे सचेष्ट रहा करते थे। उन्होंने ही मुझसे बताया था कि उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों और योग्य शिष्यों को डॉक्टर बनवा दिया। केवल मेरे ही क्षेत्र में वे सफल मनोरथ नहीं हो सके। ऐसा भी नहीं है कि मैंने प्रयास न किया हो, पर जो नहीं होता वह नहीं होता। प्रभु कृपा से मेरे निबंध श्रेष्ठ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। 3 ग्रंथ पुरस्कृत भी हुए। दादा इससे प्रसन्न तो होते और मुझे शाबाशी भी देते, किंतु शोध कार्य न करने के कारण क्षुब्ध भी होते थे। जब मैं रीडर बना तो वे कुछ आश्वस्त हुए। उनका स्नेह भरा पत्र आया। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका नाम रीडर के पद के लिए अनुशंसित हुआ है। आशा है अब तक नियुक्ति भी हो गई होगी। मेरी हार्दिक बधाई। यह तो पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ प्राप्य भी विलंब से मिलता है। ऐसे ही मौक़ों के लिए फारसी की कहावत सही उतरती है, देर आयद दुरुस्त आयद। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति का कठिन उत्तरदायित्व झेलते हुए भी वे मेरे प्रति अपने अनुराग को आत्मीयता भरी भाषा में व्यक्त करने से नहीं चूके, किंतु चिंता मुक्त वे तभी हो पाए थे जब मेरी प्रोन्नति प्रोफेसर पद पर हो गई। अपने हृदय का स्नेह उड़ेलते हुए उन्होंने लिखा, प्रोफेसर पद आपके अभिषिक्त होने के समाचार से कितना आहत हुआ नहीं कह सकता। मेरी बहुत दिनों से इच्छा पूरी हुई। मुझे विश्वास है कि आपके सुयोग्य निर्देशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग अपनी अस्मिता को आगे बढ़ाएगा। मेरी हार्दिक बधाइयाँ और आपकी सफलता यशस्विता के लिए अमित आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं। कलकत्ते से शर्मा जी का घनिष्ठ संबंध रहा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से तो
वे कई हैसियतों से जुड़े हुए थे। भारतीय संस्कृति संसद, भारतीय भाषा परिषद आदि संस्थाओं के द्वारा भी वे आमंत्रित होते रहते थे। वे जब भी कलकत्ते आते, मुझे बुलवाते और विविध विषयों पर गपशप करते। वे प्रायः लोढ़ा जी के घर ठहरते थे। एक बार अनुग्रहपूर्वक मेरे यहाँ भी ठहरे थे। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, कलकत्ते ने स्नेह पास में बांध लिया है, आपको पाकर वह मुँह फास हो गया है। मैं भी पटना जाता तो जरूर उनसे मिलने जाता। भाभी जी भी मेरे ऊपर बहुत सहृदय रहती थी। एक बार पटना एक ही दिन के लिए गया था। काम काज में ऐसा उलझा कि शर्मा जी के दर्शनार्थ नहीं जा सका। शर्मा जी को पता लगा तो उन्होंने उलाहना भरा पत्र लिखा, आप पिछली बार यहाँ आए और मेरे घर नहीं आ पाए, इसका मुझे खेद रहा ही है। मुझसे अधिक आपकी भाभी जी को रहा। ऐसी आपाधापी रही, 100 प्रशंसाएं एक तरफ और यह उलाहना एक तरफ। इसके बाद मैंने उन्हें कभी उलाहने का मौका नहीं दिया। देवेंद्रनाथ जी का स्नेह मुझे बड़े भाई के रूप में मिला, यह मेरा सौभाग्य ही है। इससे भी बड़ा सौभाग्य है, मैं इसे मानता हूँ कि भाभी जी ने मुझे प्रीतिभाजन स्वजन के रूप में स्वीकार कर लिया। हर बार जब वे मिलती, चाहे पटने या कलकत्ते में, सहज आत्मीयता से वे मेरे पूरे परिवार की कुशल वार्ता पूछती और मंगल कामना करती। वे ही देवेंद्रनाथ जी की शक्ति का स्रोत थी। घर की सारी जिम्मेदारी उनको सौंपकर दादा साहित्य और देश की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते। आज उनकी एकाकी मन की व्यथा की कल्पना कर ही मन सिहर उठता है। भगवान की कृपा से पटना में मेरे मित्रों की संख्या बढ़ती चली गई और मुझे कई प्रसंगों में कई बार याद करते रहें। पटना जाने पर शर्मा जी के साथ मिलने का पक्का नियम मैंने बना रखा था। शर्मा जी अत्यंत व्यवहार कुशल भी थे। अधिकांश विद्वान व्यवहार के क्षेत्र में प्रायः गड़बड़ा जाते हैं। शर्मा जी इसके प्रभावी अपवाद थे। परस्पर विरोधी व्यक्तियों से भी निभा लेना और व्यवस्था बनाए रखना उनका बड़ा गुण था। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्द्वंद्वों को झेलते हुए जिस कुशलता से उन्होंने उसका कुलपति पद संभाला था, उससे बहुतों को आश्चर्य हुआ था। शायद ही किसी व्यक्ति को एक साथ दो विश्वविद्यालयों का कुलपति पद संभालना पड़ा हो। शर्मा जी ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपतित्व के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर चमत्कार ही कर दिखाया था। उनके इस रूप के बारे में मैं अधिक कहने का अधिकारी नहीं हूँ, किंतु भारतीय हिंदी परिषद का संचालन उसके अध्यक्ष पद पर रहकर अत्यंत योग्यता से उन्होंने किया था, इसकी गवाही दे सकता हूँ। विभिन्न गुटों में बटे हिंदी के प्राध्यापकों को एक सूत्रता में आबद्ध कर रचनात्मक दिशा में उस अखिल भारतीय संस्था को उन्मुख करना निश्चय ही अत्यंत दुरूह कार्य था। बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी को भी उन्होंने सक्रिय बनाने का प्रयास किया था, किंतु प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री की समस्या का समाधान कर पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। वे बिहार के विविध विश्वविद्यालयों में तालमेल बैठाने के लिए गठित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। एक के बाद एक अधिकाधिक उत्तरदायी पदों को संभालना इस बात का प्रमाण है कि उनकी योग्यता और सफलता को व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस समय मेरी मन स्थिति स्मरण की है, आकलन की नहीं। आचार्य शर्मा के बहुमुखी कृतित्व के मूल्यांकन के लिए तटस्थ बौद्धिकता की अपेक्षा है, जो इस भाव विहल स्थिति में संभव नहीं। फिर भी इतना अवश्य कहूँगा कि आचार्य भामा के व्याख्याता और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सुसंगत प्रस्तोता के रूप में उनका कृतित्व अत्यंत उच्च स्तरीय है। उनकी छात्रवत्सल विद्वता, भाषा विज्ञान, अलंकार, छंद
आदि पर लिखित उनकी पुस्तकों में निहित है। उनका दान केवल ग्रंथों तक ही सीमित नहीं माना जाना चाहिए। उनकी विशाल शिष्य मंडली उनसे प्रेरणा प्राप्त कर जो कार्य कर चुकी है और अभी भी कर रही है, उसका श्रेय भी उन्हें मिलना चाहिए। वस्तुतः कृति प्राध्यापक अपने शिष्य परंपरा में ही अमर रहता है और निश्चय ही आचार्य देवेंद्र शर्मा अपनी कृतियों और शिष्य परंपरा के माध्यम से अमर रहेंगे। उनके यशः शरीर को जरा और मरण का कोई भय नहीं। 5वां खंड आज यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे के खंडों को पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।